हेलो दोस्तों, शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मुलान एकेडमी ने आपके आरएएस प्री तैयारी को बेहतर से बेहतरीन बनाने के लिए एक टेस्ट सीरीज लॉन्च की है, बेहद ही नॉमिनल कॉस्ट पे। अगर आप अगले 3 दिनों में इसमें एनरोल करते हो तो आपको ₹100 में 10 हाई क्वालिटी टेस्ट मिल जाएंगे, जिससे आप अपनी तैयारी की समीक्षा कर सकते हो। टेस्ट मिलेंगे, उसके बाद में उन टेस्ट के डिटेल्ड सॉल्यूशन भी आपको उपलब्ध हो जाएंगे। आर्य सफलता सीरीज की इसी कड़ी में हम पेपर नंबर 3 की वीडियो सॉल्यूशन को देख रहे थे और इसको हम आगे बढ़ाते हैं। आज का पहला प्रश्न है, लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम 2013 के तहत लोकपाल के अध्यक्ष व सदस्यों का कार्यकाल पश्चात नियोजन के लिए कौन सी सीमाएं आरोपित की गई है। यानी लोकपाल का जो कार्यकाल है वो खत्म हो गया, उसके बाद में कौन कौन सी सीमाएं निर्धारित की गई है कि एक तो वो पुनर्नियुक्ति के पात्र नहीं होंगे, किसी राजनीतिक पद के दावेदार नहीं हो सकते, यानी उन्हें कोई राजनीतिक पोस्ट नहीं दी जा सकती, या पद छोड़ने के 5 साल बाद तक वो चुनाव नहीं लड़ सकते। तो इनमें से कौन कौन सी शर्तें हैं जो लोकपाल या लोकपाल के जो सदस्य रहे हैं उन पे आरोपित की गई है। तो ये सारी ही सीमाएं आरोपित की गई है, यानी ना तो वो पुनर्नियुक्त हो सकते, ना ही वो किसी राजनीतिक पद के दावेदारी दिखा सकते हैं, ना ही अगले 5 साल तक वो चुनाव लड़ सकते। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, 1, 2, 3 तीनों ही सीमाएं लोकपाल पर आरोपित की गई है। केंद्रीय सूचना आयोग को किसके समान शक्तियां प्राप्त हैं? हाई कोर्ट के समान, सिविल कोर्ट के समान, मुंबई हाई कोर्ट के समान, या इनमें से कोई नहीं। तो जो केंद्रीय सूचना आयोग होता है उसे सिविल कोर्ट के समान शक्तियां दी गई है। किसके समान शक्तियां दी गई है? सिविल कोर्ट के समान। तो देखो, केंद्रीय सूचना आयोग की अगर हम बात करते हैं तो ये क्या है? तो केंद्रीय सूचना आयोग है एक सांविधिक आयोग है। सांविधिक आयोग का मतलब क्या होता है? एक विधान के माध्यम से इसकी स्थापना की गई है, यानी एक कानून लाके इसकी स्थापना की गई है। ठीक है, इसकी स्थापना 2005 में सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत की गई। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या है? उन आवेदकों को सुविधा देना जो किसी सरकारी विभाग या मंत्रालय से मांगी गई सूचनाओं से संतुष्ट नहीं है, तो उन्हें सूचनाएं या तो दी नहीं गई है, या फिर वो जिन विभागों से सूचनाएं मांगी गई थी उन सूचनाओं से जो उनको प्रोवाइड करवाई गई उनसे संतुष्ट नहीं है, तो उनकी समस्याओं का समाधान करने के लिए केंद्रीय सूचना आयोग की स्थापना की गई। अब इसको क्या क्योंकि शक्तियां पूछा हमसे, तो इसमें क्या क्या शक्तियां हैं? तो आरटीआई अधिनियम के तहत मांगी गई जानकारी के संबंध में किसी भी व्यक्ति से शिकायत प्राप्त करने का और पूछताछ करने का अधिकार इनके पास में है। ये किसी भी मामले की जांच का आदेश दे सकते हैं यदि जांच करने का उचित आधार हो। सो मोटो पावर है इनके पास में, लेकिन बेसिस होना चाहिए, उसके पीछे लॉजिक होना चाहिए। पूछताछ करने, अगर पूछताछ कर रहा है या सम्मान भेजना है या कोई दस्तावेज मंगाने हैं तो इनके पास कैसी शक्तियां रहेगी? तो जिस प्रकार से किसी सिविल कोर्ट के पास जो शक्तियां रहती है वो सारी शक्तियां केंद्रीय सूचना आयोग के पास भी इन मामलों के संबंध में रहेगी। पूछताछ करने के संबंध में, आयोग के पास सम्मान भेजने के संबंध में, या कोई दस्तावेज अगर मंगाना है तो उस संबंध में जो शक्तियां सिविल कोर्ट के पास होती है वही शक्तियां केंद्रीय सूचना आयोग के पास होती है। राजस्थान मानवाधिकार आयोग अध्यक्ष की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा एक समिति की सिफारिश पर की जाती है। अब आपको बताना है कि उस समिति में कौन कौन सदस्य होते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? इसमें देखो, एक तो होते हैं अपने मुख्यमंत्री साहब। कौन होते हैं? सीएम साहब हो गए। इसके अलावा विधानसभा के अध्यक्ष रहेंगे। ठीक है, इसके अलावा जो गृह मंत्री है वो रहेंगे और विपक्ष के नेता रहेंगे। तो इस प्रकार कितने सदस्य हो गए? तो राजस्थान के मामले में 4 सदस्य होते हैं, लेकिन कुछ मामलों में जो विधान परिषद होती है तो वहाँ के जो सभापति होते हैं ना, और विधान परिषद में विपक्ष के नेता, वो भी इसमें शामिल होते हैं। लेकिन राजस्थान में तो विधान परिषद नहीं है, तो विधान परिषद में नहीं तो सभापति कहाँ से होंगे, और ना ही विधान परिषद का विपक्ष का नेता होगा। तो राजस्थान के मामले में ये 4 सदस्य समिति होती है। आगे चलते हैं। किसी राज्य के गवर्नर
यानी जो राज्यपाल होता है उसके संबंध में सही कथन का चयन करना है। तो गवर्नर होता है, उनको कौन नियुक्त करते हैं? भारत के मुख्य न्यायाधीश। मुख्य न्यायाधीश तो नहीं करते, राष्ट्रपति साहब नियुक्त करते, तो ये कथन तो गलत हो गया। वे राष्ट्रपति की इच्छा अनुसार पद को धारण करते हैं, यानी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद पे रहते हैं, बिल्कुल सत्य कथन है। इसमें राज्य की कार्यपालिका शक्ति या नीति होती है, ये भी कथन सत्य है। और इनका कार्यकाल सामान्यतः 5 वर्ष होता है, तो ये कथन भी सत्य है। तो देखो 156 में राज्यपाल के कार्यकाल के संबंध में बात की गई है, और 156(a) क्या कहता है? राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद को धारण करेगा। और 156(2) कहता है कि उसको पद को त्याग करना है ना, तो वो राष्ट्रपति साहब के नाम लिखेगा और अपने पद को त्याग सकता है। ये 156(2) में कहा गया है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी राज्यपाल के पद के लिए शर्तें हैं? हम योग्यता की बात नहीं कर रहे हैं, हम राज्यपाल के पद के लिए शर्तों की बात कर रहे हैं। और राज्यपाल की शर्तों के संबंध में कौन सा अनुच्छेद है? तो आर्टिकल 158 राज्यपाल की शर्तों के संबंध में। पहला कथन क्या रहा है? वह भारत का नागरिक हो, ये तो योग्यताओं में आ गया। और उसकी आयु 35 वर्ष हो, यह भी योग्यता में आ गया। वह संसद के किसी भी सदन या किसी राज्य विधानमंडल के किसी सदन का सदस्य नहीं है, तो ये शर्तें हैं, बिल्कुल है। और वह अन्य कोई लाभ का पद धारण नहीं करता, ये भी शर्तें हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया? ऑप्शन बी हमारा राइट हो जाएगा, बी और सी सही है। 158 में राज्यपाल पद के लिए शर्तों का उल्लेख किया गया। क्या क्या शर्तें वो देख लेते हैं। 158(1) क्या कहता है कि राज्यपाल संसद अथवा किसी राज्य के विधानमंडल के किसी सदन का सदस्य नहीं हो सकता। ये जैसे प्रश्न में हमारे दे रखा था, ऐसा व्यक्ति जो संसद या राज्य विधानमंडल का सदस्य है, तो राज्यपाल नियुक्त होने की तारीख से वो सदस्य है ना, वो वहां से हट जाएगा, वो राज्यपाल नहीं माना जाएगा, उस विधानमंडल का सदस्य वो नहीं रहेगा। 158(2) क्या कहता है? राज्यपाल कोई अन्य लाभ का पद धारण नहीं करेगा। ठीक है। 158(3) कहता है राज्यपाल को निःशुल्क निवास स्थान मिलेगा और संसद विधि द्वारा निर्धारित भत्ते और उपलब्धियां और विशेषाधिकार प्राप्त होंगे। फिर 158(4) कहता है कि उसकी पदावधि के दौरान ये जो वेतन भत्ते राज्यपाल साहब को मिल रहे हैं, वो पद पे रहते हुए उनको कम नहीं किया जा सकता। तो ये सारी क्या है? 158 के तहत राज्यपाल साहब के लिए शर्तें हैं, राज्यपाल के जो पद है उसके लिए शर्तें हैं। व्यक्ति समूह को इंगित कीजिए जिन्होंने कम से कम 3 बार राजस्थान के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। तो कौन है? तो देखो हमारे मोहनलाल सुखाड़िया साहब है, इसके बाद में हरदेव जोशी साहब, भैरव सिंह शेखावत साहब और अब गहलोत साहब, इन्होंने भी 3 बार राजस्थान के मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली है। तो तीसरी बार शपथ लेने वाले कौन बने? अशोक गहलोत बने। इससे पहले हरदेव जोशी, भैरव सिंह शेखावत 3 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं। जोशी कांग्रेस की तरफ से रहे थे और वहीं भैरव सिंह शेखावत जनता पार्टी और 2 बार बीजेपी की तरफ से रहे। प्रदेश में मोहनलाल सुखाड़िया, ये भाई साहब 4 बार मुख्यमंत्री रह गए और सुखाड़िया साहब 17 साल में 4 बार मुख्यमंत्री बने। राजस्थान में राज्य मंत्री और संसदीय सचिव, इन पदों की व्यवस्था कब से प्रारंभ की गई? किसकी बात कर रहे हैं? राज्य मंत्री की और संसदीय सचिव पद की बात कर रहे हैं। तो ये जो व्यवस्था है, राज्य मंत्री पद का कॉन्सेप्ट है, संसदीय सचिव पद का कॉन्सेप्ट है, ये 4वीं विधानसभा में आया था। 4वीं विधानसभा की बात करते हैं तो 1967 से लेकर 72 तक रही थी। 1967 से 72 तक कौन सी विधानसभा रही? 4th। और इस समय सदस्य संख्या कितनी थी? 184। अब देखो क्या हुआ 4वीं विधानसभा में, किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला और इससे क्या हो गया? 13 मार्च 67 से लेके 26 अप्रैल 1967 तक राजस्थान में पहली बार राष्ट्रपति शासन लागू हो गए। तो ये राष्ट्रपति शासन पहला कब लागू हुआ? 13 मार्च 67 से 26 अप्रैल 1967 तक। और इसी विधानसभा में संसदीय सचिव का जो कॉन्सेप्ट है वो इंट्रोड्यूस किया गया राजस्थान में। कमलकांत वर्मा कौन थे? तो राजस्थान के पहले कौन थे? मुख्य न्यायाधीश थे। अब राजस्थान संविधान का जो आर्टिकल 214 है उसके तहत राजस्थान के अंदर सवाई मान सिंह ने 29 अगस्त 1949 को किसका? पहले उच्च न्यायालय का उद्घाटन किया। देखो 25 अगस्त को इसकी उद्घोषणा कर दी गई थी और 29 अगस्त को इसका उद्घाटन किया गया। मुख्य न्यायाधीश कमलकांत वर्मा को, कमलकांत वर्मा से 11 न्यायाधीशों को शपथ दिलाई थी। किसने? उस समय राजस्थान के जो
वो थे, राज्यपाल नहीं थे उस समय। महाराजा सवाई मान सिंह जिन्हें कौन सा क्या पोस्ट दी गई थी? राज प्रमुख के पद पर दिया गया था। और 1956 में पुनर्गठन हुआ और सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश पर जो हाईकोर्ट है वो सिर्फ जोधपुर रख लिया गया, बाकी जो पीठें वो सारी हटा दी गई थी। राजस्थान उच्च न्यायालय के जिन न्यायाधीशों को 29 अगस्त को राज प्रमुख थे सवाई मान सिंह, उन्होंने शपथ दिलाई, तो उसमें 11 न्यायाधीश थे कमलकांत वर्मा सहित। अब उन 11 में से कौन से है जो सुमेलित नहीं है, हमें इनमें से बताना है। तो जोधपुर से लाला नवल किशोर, जयपुर से कंवरलाल बाफना, कोटा से जवान सिंह राणावत, नहीं ये गलत हो गया, और बीकानेर से त्रिलोचन दत्त, ये सत्य है। तो देखो क्या क्या है। कोटा से किसे शपथ दिलाई गई थी? न्यायमूर्ति क्षेमचंद गुप्ता को, ना कि जवान सिंह राणावत को, तो ये गलत हो जाता है। बाकी नवल किशोर गुप्ता का संबंध जोधपुर से था, बिल्कुल सत्य है। कंवरलाल बाफना जयपुर से, और त्रिलोचन दत्त ये बीकानेर से संबंधित थे। इसके अलावा आनंद नारायण कोल, इनका संबंध कौन से न्यायालय से था? अलवर से, और त्रिलोचन दत्त ये बीकानेर से, जैसे कि हमने बात करी। ये तो आपको मोटा मोटी सबके नाम याद वैसे नहीं हो पाएंगे कि 11 के नाम याद रखने मुश्किल है, लेकिन आप जोधपुर वाले का रख सकते हो, जैसे नवल किशोर जोधपुर से थे, और बीकानेर का त्रिलोचन दत्त थे, जयपुर के कंवरलाल बाफना थे। इन 3 के जो बड़ी रियासतें थे उनका नाम याद रखना तो बनता है। जिला दंडनायक के रूप में जिला कलेक्टर की शक्तियां, अब हमें सिर्फ दंडनायक के रूप में कलेक्टर की शक्तियां बतानी है। कानून व्यवस्था को बनाए रखना बिल्कुल है, पुलिस पर नियंत्रण रखना यह भी है, विदेशियों के पारिपत्रों की जांच करना यह भी है, लेकिन भू राजस्व करना दंडनायक के रूप में शक्ति थोड़ी है। तो ये तो रेवेन्यू डिपार्टमेंट की शक्तियां हैं। तो इस प्रकार इसका आंसर 1, 2, 3 हो जाएगा। ऑप्शन डी हमारा उत्तर हो जाएगा। कानून व्यवस्था में जिलाधीश की क्या भूमिका है? देखो जो कलेक्टर साहब होते हैं ना, वो सरकार की आंख, नाक और बाह के रूप में कार्य करते हैं। यानी दंडनायक के रूप में जिला कलेक्टर के पास में जिले में शांति बनाए रखेगा, सुरक्षा, एकता, भावना, मतलब जिले की शांति व्यवस्था बनाए रखेगा। विदेशियों के पारिपत्रों की जांच करना भी दंडनायक के रूप में आती है। इसके अलावा जो निवास प्रमाण पत्र बनाना, ये भी दंडनायक के रूप में शक्ति है। पुलिस अधीक्षक के माध्यम से जिला पुलिस तंत्र पर नियंत्रण रखना, तो जिला पुलिस तंत्र पर नियंत्रण रखते हैं। और कलेक्टर साहब की हेल्प के लिए कौन होते हैं? तो एसपी साहब होते हैं। कौन होते हैं? एसपी साहब होते हैं। राजस्थान में जिला आयोजना समिति का अध्यक्ष कौन होता है? जिला आयोजना समिति की बात कर रहे हैं तो पहले तो देखो इसका अध्यक्ष कलेक्टर होता था, लेकिन इसमें परिवर्तन कर दिया है। अब वर्तमान में जिला प्रमुख होता है, वो जिला आयोजना समिति का अध्यक्ष होता है। कौन होता है? जिला आयोजना समिति का अध्यक्ष जिला प्रमुख होता है। अब जिला आयोजना समिति में कितने सदस्य होते हैं? तो 25 सदस्य होते हैं, है ना। और इसका सचिव कौन होता है? चीफ एग्जीक्यूटिव, सीईओ, तो मुख्य आयोजना अधिकारी होता है इसका सचिव। 25 सदस्य में से 3 तो होंगे पदेन और 2 होंगे राज्य सरकार द्वारा मनोनीत, तो 5 हो गए। इसके अलावा 20 सदस्य होंगे ना, वो ग्रामीण और नगर क्षेत्रों की जनसंख्या के अनुपात में जिला परिषद नगर निकाय से निर्वाचित जनप्रतिनिधि होते हैं। यानी 20 तो निर्वाचित होते हैं और 3 पदेन और 2 राज्य सरकार के मनोनीत, तो टोटल हो गए 25 सदस्य। और इसका हेड कौन होता है? जिला प्रमुख होता है। निम्न में से कौन से विभाग का कार्य 2 अक्टूबर 2010 की घोषणा के अनुसार पंचायती राज संस्थाओं को हस्तांतरित नहीं किया गया? अब इनमें से बताना है कि कौन सा कार्य गहलोत साहब ने 2010 में पंचायती राज संस्थाओं को हस्तांतरित नहीं किया था। तो प्रारंभिक शिक्षा की थी, महिला बाल विकास भी किया था, चिकित्सा और स्वास्थ्य भी किया था, लेकिन पानी और बिजली का नहीं किया। देखो कौन कौन से विभाग थे? एक तो कृषि विभाग हो गया, इसके अलावा एक प्रारंभिक शिक्षा हो गया यानी 5th तक की जो एजुकेशन होती है, महिला बाल विकास हो गया, चिकित्सा स्वास्थ्य हो गया, सामाजिक न्याय और अधिकारिता हो गया, सामाजिक पेंशन वगैरह होता है ना, वो डिपार्टमेंट इसमें आ गया। तो ये गहलोत साहब ने क्या किया, जो पंचायती राज संस्थाएं थी उनको सौंप दिया। तो इसमें पानी और बिजली नहीं आता, तो इसका मतलब आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। अब कब? 2010 अक्टूबर के महीने में एक सौंपे। 5 विभाग कृषि विभाग थे, शिक्षा विभाग थे, महिला बाल विकास विभाग, चिकित्सा विभाग थे, सामाजिक न्याय और अधिकारिता। यानी किसके अंडर आता है? तो ये 5 डिपार्टमेंट ग्रामीण लेवल, गांव लेवल पे किसके तहत आएगा? पंचायत के तहत आएगा। ब्लॉक लेवल पे किसके तहत आएगा? ये आएगा पंचायत समिति के। और जिला लेवल पे किसके तहत आएगा? जिला परिषद के। ठीक है। राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्यों के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? सही नहीं है वो बताना है। तो सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है, बिल्कुल सत्य है। सदस्य अपने पद ग्रहण करने की तारीख से 6 वर्ष की अवधि तक, सत्य है।
लेकिन 65 वर्ष की आयु होने तक पद पे रहते हैं तो नहीं, ये 62 साल की आयु तक ही रहते हैं। राजस्थान लोक सेवा यूपीएससी होता है ना, तो 65 साल की आयु तक रहते हैं। अगला कथन है सदस्य अपनी पदावधि की समाप्ति पर उस पद पर पुनर्नियुक्ति की प्राप्त नहीं होगा। जैसे मान लो कोई सदस्य था आरपीएससी का, और वो कहते कि मुझे तो 6 साल हो गए, अब मैं वापस से रिज्वाइन करना चाहता हूँ आरपीएससी। बोले ना भाई, आप नहीं कर सकते, पुनर्नियुक्ति के पात्र आप नहीं होंगे। सदस्य अपने पद से राजस्थान के राज्यपाल द्वारा निलंबित किए जा सकते हैं, कुछ मामलों में निलंबित किए जा सकते हैं। तो ये 6-62 तक रहेंगे, जैसा कि हमने बताया। ये हमारा गलत हो जाता है, हमें पूछा था गलत, तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। निम्न कथनों पर विचार करना है। राजस्थान में लोकायुक्त संस्था की स्थापना 1973 में हुई, सत्य है। और दुआ है वो राजस्थान के पहले लोकायुक्त थे, बिल्कुल सत्य है। तो इस प्रकार दोनों कथन सत्य है। देखो, जो लोकायुक्त संस्था की स्थापना हुई थी राजस्थान में, वो राजस्थान प्रशासनिक सुधार समिति बनी थी 1963 में। इस समिति ने रिकमेंड करी थी कि एक लोकायुक्त नाम की संस्था बनाओ, तो 63 में समिति बनी। 10 साल बाद में सरकार को लगा, तो उन्होंने 28 अगस्त 1973 को लोकायुक्त संस्था की स्थापना कर दी। पहला लोकायुक्त किसे बनाया गया, तो आईडी दुआ को। पहला उपलोकायुक्त किसे बनाया गया, तो बनाया गया था पीकेयू मेनन को 1973 में ही। अब तक लोकायुक्त कौन है, तो आप एक राइम याद रखो, दुआ गुप्ता जोशी सिद्धू, श्रीमाल कुदाल शर्मा, दवेश शर्मा, जैन गुप्ता कोठारी। तो कैसे याद करोगे, तो दुआ गुप्ता जोशी सिद्धू 4 हो गए, श्रीमाल कुदाल शर्मा, दवेश शर्मा, जैन गुप्ता कोठारी। इस तरह से 4-4, 3-3, 2-2 के जोड़े बना के 4-5 बार बोलोगे, आपको याद हो जाएगा। और पहले लोकायुक्त कौन थे, दुआ, और पहले उपलोकायुक्त मेनन। ठीक है, और बना कब, 28 अगस्त 1973 को। राजस्थान में लोकायुक्त के पद से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो लोकायुक्त की नियुक्ति है वो राज्यपाल करते हैं, तो ये कथन तो सत्य है। लोकायुक्त को देय वेतन भत्ते पेंशन राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति के समान रहेंगे। तो जो सीजेआई है, चीफ जस्टिस है राजस्थान हाई कोर्ट की, जितना उनको मिलता है ना, उतना ही लोकायुक्त साहब को मिलेगा। और राजस्थान के मुख्यमंत्री के विरुद्ध शिकायतों का अन्वेषण लोकायुक्त नहीं कर सकता, सही है, राजस्थान में नहीं कर सकता। हालांकि कुछ ऐसे राज्य है जहां कर सकते, जैसे अपना आंध्र प्रदेश, गुजरात हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, हिमाचल हो गया, यहाँ मुख्यमंत्री भी लोकायुक्त के दायरे में आते हैं, लग राजस्थान नहीं आता भाई, नहीं आता। अगले प्रश्न पे चलते हैं। लोकायुक्त में एक लोक सेवक के विरुद्ध कितने वर्ष पुराने मामलों की शिकायत नहीं की जा सकती। अगर आप लोकायुक्त के पास जाते हो, कोई लोक सेवक के खिलाफ मामला लेके जाते हो, तो कितने साल पुराना नहीं होना चाहिए, तो अधिकतम 5 साल पुराना हो सकता है, वो 5 से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। और कौन कौन सी शिकायतें कर सकते हो, तो देखो, अगर कोई लोक सेवक है, किसी व्यक्ति को अनुचित नुकसान पहुंचाता अपने पद को लेके, कोई परेशानी पैदा करता किसी व्यक्ति के लिए, है ना, और कोई अपना हित देखता है, कोई भ्रष्टाचार की मंशा से कार्य करता है, तो वो ये मामला है, उसके खिलाफ आरोप हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। कोई लोक सेवक है, वो कुछ किसी से ले लेता है कि मैं तुम्हारा ये काम कर दूंगा, या किसी से ले लेता है कि भाई मैं कुछ नहीं करूंगा, बैठा रहूंगा, तो तुम गलत करते रहो, मैं तुम्हारे खिलाफ कुछ नहीं करूंगा, या मतलब कुछ नहीं कर रहा है और उसके बदले कुछ ले रहा है, तो वो भी मामला बनता है। अपने कार्य निष्पादन में अपने लाभ के लिए कार्य करता है, तो वो भी मामला बनता है। इसके अलावा व्यक्तिगत हित देखता है, अनुचित तरीके से प्रेरित होता है, अपने लोगों का फायदा देखता है, तो वो भी होता है। और अगर लोगों को अगर मतलब इस प्रकार से स्पष्ट होता है कि व्यक्ति है वो ईमानदारी से कार्य नहीं कर रहा है, तो वो भी इसमें क्या है, वो भी ये दायरा इसमें लोकायुक्त के दायरे में आता है। तो कह ले दे के बात ये है कि कोई लोक सेवक है और वो सही तरीके से कार्य नहीं कर रहा है, किसी भी प्रकार से अपना फायदा ले रहा है, अपने लोगों का फायदा देख रहा है, और जैसा कार्य उसे नैतिक रूप से करना चाहिए वैसा नहीं कर रहा है, तो वो सारे मामले लोकायुक्त देख सकता है। कौन सा राज्य मुख्य सूचना आयुक्त तो राज्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति के लिए गठित समिति का सदस्य नहीं होता। यानी अगर राज्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति करनी है तो एक कमेटी बनेगी, कमेटी में कौन शामिल नहीं होता है, जो रिकमेंड करती है, मुख्यमंत्री समिति का मुखिया होता ही है, राज्यपाल द्वारा नाम निर्देशित उच्च न्यायालय का न्यायाधीश। अरे भाई साहब, इसमें मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति में ना उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नहीं होगा। राज्य विधानसभा में विरोधी दल का नेता होता है, बिल्कुल होता है, और मुख्यमंत्री द्वारा नाम निर्देशित केंद्रीय मंत्रिमंडल का मंत्री होता है, बिल्कुल सत्य है। तो इस प्रकार मंत्रिमंडल का मंत्री मुख्यमंत्री साहब खुद और विपक्ष का नेता होता है।
किसका हमें किसकी रिकमेंडेशन करनी है? मुख्य सूचनायुक्त की। कितने अधिकतम मुख्य सूचनायुक्त हो सकते हैं? अधिकतम 10 हो सकते हैं। बायो के अगले प्रश्न पे चलते हैं। साइंस का प्रश्न है, बायो कैप्सूल माइक्रोमीटर आकार में बहुलकों के प्रतिरूप है जिनमें औषधि होती है, यानी क्या बोलते हैं, बायो कैप्सूल है ना, वो माइक्रोमीटर आकार के बहुलक के प्रतिरूप है और इसमें छोटे छोटे पार्ट है, इसमें कैप्सूल होते हैं, औषधि होती है, सॉरी। तो इस संबंध में कौन सा कथन सत्य है? ये बिना दर्द के इंजेक्शनों का स्थान ले सकते हैं। जो ये कह रहे हैं कि क्या बायो कैप्सूल है वो जो दर्द लग के इंजेक्शन लगता है जिसमें दर्द होता है उसका स्थान ले सकते हैं क्या? तो बिल्कुल सही ले सकते हैं। ये लंबे समय तक कई खुराक देने के लिए उपयोग किए जा सकते हैं। मतलब जो बायो कैप्सूल है उसके माध्यम से लंबे समय तक खुराक दी जा सकती है, सही है। ये संक्रमण पैदा कर सकते हैं, तो ये गलत है, संक्रमण पैदा नहीं करते, क्योंकि देखो संक्रमण सुई का उपयोग ही नहीं करते। अगर सुई का उपयोग ही नहीं करेंगे तो संक्रमण कहाँ से होगा? तो इसका मतलब क्या होगा? ये संक्रमण पैदा नहीं करेंगे। बाकी दो कथन सत्य हो जाते हैं। हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। 1 और 2 सत्य। कायिक कोशिका न्यूक्लिय अंतरण प्रौद्योगिकी, सेमेटिक सेल न्यूक्लियर ट्रांसफर टेक्नोलॉजी का अनुप्रयोग क्या है? जैव डिम्बनाशी का उत्पादन, जैव निम्नीकरण प्लास्टिक का निर्माण, जंतुओं की जननीय क्लोनिंग या रोग मुक्त जीवों का उत्पादन। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, जो सेमेटिक सेल न्यूक्लियर ट्रांसफर टेक्नोलॉजी है इसका यूज किया जाता है क्लोनिंग करने के लिए। क्लोन का मतलब एक जीव है वैसा का वैसा दूसरा जीव क्रिएट करना। किसका उपयोग किया जाएगा? सोमेटिक सेल न्यूक्लियर ट्रांसफर टेक्नोलॉजी का। हिंदी में कहे तो कायिक कोशिका न्यूक्लिय अंतरण प्रौद्योगिकी। सुनहरी या जिसे हम गोल्डन राइस कहते हैं, क्या है एक? तो गोल्डन राइस है ना, वो एक ट्रांसजेनिक चावल की किस्म है। कैसी किस्म है? ट्रांसजेनिक किस्म है, जिसमें केरोटीन के लिए जीन उपलब्ध होता है, यानी केरोटीन उपस्थित होता है। केरोटीन विटामिन ए, केरोटीन में क्या होता है? विटामिन ए पाया जाता है बहुत अधिक मात्रा में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सुनहरी गोल्ड एक ट्रांसजेनिक चावल की किस्म है जिसमें केरोटीन जीन उपलब्ध होता है, विटामिन ए इसमें काफी मात्रा में पाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा लार का लाभ नहीं? जो लार होती है ना सलाइवा, उसका लाभ नहीं है। ये निगलने में मदद करती है। ये शरीर में आरबीसी की वृद्धि करती है। चलो देखते हैं आगे वाले कथन, क्योंकि एक तो गलत आना है। ये मुख और दांतों को साफ रखते हैं, ये भी कथन सत्य है। और ये होठों और जीवा की गति को अनुकूल बनाने में मदद करती है, बिल्कुल सत्य है। तो इस प्रकार क्या हो गया? ये आरबीसी में वृद्धि करती है। भैया जो सलाइवा होती है ना, लार होती है, उसका और आरबीसी का कोई कनेक्शन नहीं है, तो ये कथन गलत हो जाएगा। अब एक छोटा सा पॉइंट और, जो लार होती है, जो सलाइवा होती है, उसका पीएच मान कितना होता है? उसका पीएच मान 6.8 होता है। कितना होता है? 6.8 होता है। और इसमें 99.99% है ना वो पानी होता है। बाकी जो कई छोटे छोटे कुछ आयन होते हैं, एंजाइम होते हैं। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अग्नि 5 जो मिसाइल है उसके संदर्भ में कुछ कथन है, उनको देखना है हमें और हमें सही कथन आइडेंटिफाई करने हैं। ये परमाणु बम से सुसज्जित भारत की पहली अंतर महाद्वीपीय मिसाइल है, यानी इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल है क्या ये? अग्नि 5 बिल्कुल सत्य है। ये सतह से सतह पे मार करने वाली है क्या? और 5000 किलोमीटर से अधिक रेंज है क्या इसकी? बिल्कुल सत्य है। इसे भारतीय सेना में शामिल किया गया नहीं, अभी इसे भारतीय सेना में शामिल नहीं किया गया है। बाकी पहले और 2 कथन सत्य है। ये 5000 किलोमीटर से अधिक मार सकती है। इसका मतलब क्या हो गया? एशिया से यूएसए को भी मार सकती है। ठीक है, तो इसका मतलब इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है। अगला प्रश्न है, भौगोलिक क्षेत्र की जो बायोडाइवर्सिटी है उसके लिए खतरा क्या है? इनमें से जो खतरा है वो आइडेंटिफाई करने। वेस्ट ग्लोबल वार्मिंग खतरा है क्या बायोडाइवर्सिटी के लिए? तो वही तो रोना है, ग्लोबल वार्मिंग का तो कथन सत्य है। दूसरा है प्राकृतिक वास का विखंडन है, ये भी बायोडाइवर्सिटी के लिए खतरा है, बिल्कुल। अगर कोई मतलब किसी भी परिस्थिति में किसी भी जीव के लिए जो प्राकृतिक वास था उसका आपने विखंडन कर दिया तो आपने वहाँ का इको सिस्टम खत्म कर दिया, तो बायोडाइवर्सिटी तो खतरा हो गया ना, वो बिल्कुल सत्य है। विदेशी प्रजातियां वो आक्रमण कर देती है, यानी कोई क्षेत्र विशेष है और उसमें एक या 2-3 प्रकार के जीव रहते हैं उस बायोडाइवर्सिटी में। अब उस बायोम में अगर कोई दूसरी प्रजाति आ जाती है, अब क्या होगा? पुरानी प्रजाति खत्म हो जाएगी। तो ये भी जैव विविधता के लिए खतरा है, बिल्कुल है। साकार को प्रोत्साहन खतरा है क्या? साकार को प्रोत्साहन तो उल्टा बायोडाइवर्सिटी के लिए फायदा है, ना कि खतरा है। तो इस प्रकार ये कथन गलत हो जाएगा, चौथा वाला। बाकी 1, 2, 3 सत्य हो जाएंगे, तो ऑप्शन सी हमारा राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कंप्यूटर का कौन सा भाग केंद्रीय नाड़ी कहलाता है? केंद्रीय नाड़ी कौन सा कहलाएगा? तो सीपीयू कहलाएगा, बेसिक सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है, तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, कंट्रोल यूनिट, सीयू।
यदि सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी 1/4 कम हो जाए तो सबसे अधिक संभावना किस बात की होगी? यानी जो पृथ्वी है, जैसे मान लो ये है अपना सूर्य देवता, ये हमारी पृथ्वी, ये इसके चारों तरफ चक्कर लगा रही है। अब ये कह रहा है कि इसकी दूरी कम हो जाए, अब कितनी भी कम हो, मान लो यहाँ पे आ गई पृथ्वी, तो इससे सर्वाधिक संभावना क्या होगी? अब देखो, पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती, ये दूरी ज़्यादा दूरी तय करनी पड़ती, अब चक्कर लगाएगी तो कम दूरी तय करनी पड़ेगी। और पृथ्वी सूर्य के एक चक्कर लगाती तो क्या होगा? 1 वर्ष, तो हमारे वर्ष की अवधि क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। ये इसका आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। एस्पिरिन, इसके संबंध, एस्पिरिन का नाम तो सुन रखा होगा, एस्पिरिन, डिस्पिरिन, इसके संबंध में कौन सा कथन है जो सत्य नहीं है? ये खून के थक्के नहीं जमने देती, सही कथन है, बिल्कुल सत्य है। ये खून को पतला रखने में मदद करती है। ये न्यूरोलॉजिकली रूप से सक्रिय दवा है, बिल्कुल सत्य है। एस्पिरिन मादक दर्दनाशक दवाओं के अंतर्गत आती है, यानी ये मादक दवाओं के अंतर्गत नहीं आती, ये कथन असत्य हो जाएगा। ये दर्द में राहत प्रदान करती है, ये भी सत्य है। तो मतलब एस्पिरिन के बारे में क्या क्या सत्य है? खून के थक्के नहीं जमने देती, ये मतलब तंत्रिकीय रूप से सक्रिय दवा है, और दर्द में राहत प्रभाव देती है, लेकिन ये मादक में नहीं आती, ये कथन हमारा असत्य हो जाएगा। एस्पिरिन जिसे हम एसिटाइल सैलिसाइलिक एसिड भी कहते हैं, सेलिसिट औषधि है। एस्पिरिन को डिस्प्रिन के अलावा एकोस्प्रिन के नाम से भी जाना जाता है। ये दवा अक्सर हल्के दर्दों से छुटकारा पाने के लिए दर्द निवारक के रूप में, या जैसे आपको बुखार हो गया तब आप इसे ले सकते हो, ठीक है। और लेकिन अगर आप ज़्यादा एस्पिरिन लोगे तो थक्का बनाने को रोकती है ना, तो आपका खून क्या है, ज़्यादा पतला हो जाएगा, तो थोड़ी समस्या हो सकती है। तो ज़रूरत से ज़्यादा एस्पिरिन आपको नहीं लेनी, डिस्प्रिन नहीं लेनी है। क्रेस्कोग्राफ क्या है? क्रेस्कोग्राफ, देखो आपने जगदीश चंद्र बोस का नाम सुन रखा होगा ना, हाँ, उन्होंने क्रेस्कोग्राफ की खोज करी थी। उन्होंने क्या देखा? उसके क्रेस्कोग्राफ से माध्यम से क्या देख सकते हो आप? पौधों की वृद्धि देख सकते हो, ये पौधे कितनी वृद्धि करे, कितना वृद्धि कर लिया, इसको आप मापना है तो क्या करोगे? क्रेस्कोग्राफ का उपयोग करोगे। और इसकी खोज किसने करी थी? जगदीश चंद्र बोस ने करी थी। कब करी? तो 1895 में करी, जब अंग्रेजों का राज था उसी समय उन्होंने इसकी खोज कर दी थी। एपीकल्चर, एपीकल्चर क्या है? शहद की मक्खी से संबंधित, मतलब मक्खियों का पालन करना। मोरिकल्चर सिल्क वर्म से संबंधित है। पीसीकल्चर, पीसीकल्चर तो मछली से संबंधित है ना, ये लाख का कीड़ा कहाँ से आ गया बीच में, तो इसका मतलब ये कथन गलत हो जाएगा। हॉर्टिकल्चर फूलों या फलों की खेती, यानी बागवानी कह सकते हैं जिसे हम, तो ये सत्य है। एपीकल्चर शहद की मक्खी से संबंधित है। मोरिकल्चर सिल्क वर्म से संबंधित है। हॉर्टिकल्चर फूल फल से, बागवानी से संबंधित है। लेकिन पीसीकल्चर है वो मछलियों से संबंधित है। किससे? मछलियों से, मत्स्य पालन से संबंधित है। और एक बात और, मछलियों को वैज्ञानिकों ने बायो इंडिकेटर माना है। बायो इंडिकेटर का मतलब, अगर बायोलॉजी में मतलब जो पर्यावरण में कुछ मॉडिफिकेशन हो रहा है तो इसका इम्पैक्ट किस पे होगा? मछलियों पे होगा। पर वैज्ञानिक मछलियों का अध्ययन करके देख सकते हैं कि इकोलॉजी पे कितना नकारात्मक और सकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। और इसका अध्ययन मतलब जो खेती की जाती है उसे क्या कहते हैं? हम पीसीकल्चर कहते हैं। कौन सा कथन सही नहीं है? धनुष सतह से सतह पर या सिप से सिप के लिए पृथ्वी 111 मिसाइल का एक रूप है। यानी धनुष है ना, वो सतह से सतह मार करती है, तो उसी प्रकार सिप से सिप पर मार करने वाली बन गई। तो धनुष उसी पृथ्वी का ही रूप है, पृथ्वी 111 का। इसको अगर नेवी वर्जन कर दो तो धनुष हो जाएगा, सत्य है। धनुष पारंपरिक और परमाणु मुखास्त्र दोनों ले जाने में सक्षम है। यानी धनुष मिसाइल है, वो परंपरागत हथियार भी ले जा सकती है और परमाणु हथियार भी ले जा सकते हैं, बिल्कुल सत्य है। धनुष एक कम परास की बैलिस्टिक मिसाइल है, यानी इसका परास कम होता है। और धनुष 1000 किलो मुखास्त्र के साथ 600 किलोमीटर की परास में लक्ष्य को भेज सकती है। ये कथन गलत है। क्यों? क्योंकि देखो धनुष है ना, वो 750 किलो सामान ले जाएगी। कितना? 750 किलो विस्फोटक। और कितनी दूर? 500 किलोमीटर तक ले जाने में सक्षम है, ना कि 1000 किलोमीटर, 600 किलोमीटर। तो इस प्रकार हमारा कथन ये डी वाला गलत हो जाएगा। नैनो टेक्नोलॉजी में कितने आकार की संरचनाओं का अध्ययन किया जाता है? तो जो 0 से 100 नैनोमीटर का रेंज होता है ना, 0 नैनोमीटर से या 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर का रेंज, इस रेंज का अध्ययन इस नैनो टेक्नोलॉजी में किया जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य कारणों में भारत में प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि की दर धीमी है? यानी हर व्यक्ति की जो आय है वो इतनी ज्यादा नहीं बढ़ रही है, क्या कारण है? तो इसका कारण उच्च पूंजी अनुपात, पूंजी उत्पाद अनुपात, यानी एक उत्पाद को बनाने में ज्यादा पूंजी की आवश्यकता होती है। तो कथन सत्य है, बिल्कुल सत्य है। यानी
उत्पाद एक ही बन रहा है और उसको बनाने में ज़्यादा पूंजी लग रही है तो प्रति व्यक्ति आय कम ही रहेगी। अगर मान लो वही उत्पाद को बनाने में कम पूंजी लगती तो अधिक उत्पाद उत्पादित होते, उससे अधिक लोगों को रोजगार मिलता। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये पहला कथन तो सत्य है। दूसरा, जनसंख्या वृद्धि की ऊंची दर। अब मान लो जनसंख्या बढ़ रही है, मतलब भारत की जीडीपी बढ़ रही है, इसके बावजूद प्रति व्यक्ति आय नहीं बढ़ रही क्योंकि जनसंख्या भी उसी गति से बढ़ रही है। अब जैसे मान लो भारत ने 10 लाख करोड़ कमाए, 10,000 रुपए कमाए और 100 व्यक्ति थे तो हर व्यक्ति ने 100 रुपए कमाए। लेकिन अगर 200 व्यक्ति हो गए तो हर ने 50 कमाए। तो इस प्रकार जनसंख्या वृद्धि दर है ना, इस पर नकारात्मक प्रभाव डालती है। पूंजी निर्माण की ऊंची दर, अगर पूंजी निर्माण की ऊंची दर होगी तो पॉजिटिव इम्पैक्ट करेगी, ना कि नेगेटिव इम्पैक्ट, प्रति व्यक्ति आय को ज्यादा बढ़ाएगी। और वित्तीय घाटे का ऊंचा स्तर, अगर वित्तीय घाटे को ज्यादा रखेंगे तो क्या होगा, मार्केट में पैसा ज्यादा रहेगा, इससे एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा तो प्रति व्यक्ति आय भी बढ़ेगी। तो इस प्रकार कथन 3 और 4 तो हो नहीं सकते, 1 और 2 होगा, तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। बेसल मानक या बेसल समिति बेसल मानक क्या है, तो देखो बेसल है ना, बेसल कमेटी फॉर बैंकिंग सुपरविजन, ये एक कमेटी है जो स्विट्जरलैंड के बेसल शहर में स्थित है। ये क्या करती है, ये एक वैश्विक संस्थान है जो बैंकों के लिए एक स्टैंडर्ड तय करती है ताकि बैंक लंबे समय तक सर्वाइव कर सके। अगर किसी प्रकार का जैसे मान लो स्लो डाउन आया मार्केट में तो बैंक कोलाप्स न हो, जिस प्रकार से 2008 में जो वैश्विक मंदी आई थी जिसमें लेमन और लेमन ब्रदर्स कोलाप्स कर गए थे। तो बैंकों को इतना स्ट्रॉन्ग बनाना ताकि वो अगर नकारात्मक परिस्थिति भी आए तो कोलाप्स ना करे, इसके लिए बेसल कमेटी मानक निर्धारित करती है। बेसल मानक 1, 2, 3 इन्होंने निर्धारित कर दिए हैं। तो जो भी देश जितना सक्षम है उन बेसल मानकों को फॉलो करता है और जितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बेसल मानकों को फॉलो करता है उन बैंकों का डूबना उतना ही मतलब वो कम डूबने की संभावना रहती है, ये कह सकते हैं। तो बैंकिंग निरीक्षण पर गठित एक वैश्विक संस्थान है, इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। भारत में कृषि उत्पादों के बाजार को किसके अधीन विनियमित किया जाता है, तो जो एग्रीकल्चर मार्केट है वो कौन विनियमित करता है, राज्य द्वारा अधिनियमित कृषि उत्पाद विपणन समिति अधिनियम है ना, इसको विनियमित करता है। कौन करता है, हर राज्य अपना कृषि उत्पाद विपणन समिति अधिनियम लाता है और उसके माध्यम से कृषि उत्पादों के बाजार को यानी जो मार्केट एपीएमसी मंडीज है उनको रेगुलेट किया जाता है। मानव विकास सूचकांक और अवधारणा है, ये जो मानव विकास सूचकांक है वो किसने विकसित किया था, तो ये पाकिस्तान का एक अर्थशास्त्री महबूब उल हक और एक भारतीय अर्थशास्त्री है अमर्त्य सेन, उन्होंने मिलकर डेवलप किया था। कब, 1990 में, 1990 के अंदर। सेबी की स्थापना कब हुई, तो देखो सेबी की स्थापना वैसे तो 1988 में हो गई थी लेकिन इसको वैधानिक दर्जा 1992 में मिला। तो कह सकते हैं कि 1992 में मिला और इसका मुख्यालय हेडक्वार्टर कहाँ पे, सो सेबी का मुख्यालय है मुंबई में। कहाँ पे, क्योंकि देखो सेबी क्या काम करती है, कॉर्पोरेट्स को देखती है और हमारे कॉर्पोरेट ज्यादातर कहाँ है, मुंबई में। तो सेबी इसकी स्थापना 12 अप्रैल 1988 को हुई लेकिन वैधानिक मान्यता 30 जनवरी 1992 को प्राप्त हुई और इसका हेडक्वार्टर है जो मुंबई में जो बांद्रा कुर्ला परिसर है वहाँ पे है। इसके अलावा इसके कुछ क्षेत्रीय कार्यालय वो इतने महत्वपूर्ण नहीं है। एक महत्वपूर्ण बात यह है कि सेबी की वर्तमान अध्यक्षा कौन है, तो ये है माधुरी पुरी बूच, माधुरी पुरी की पूरी बूच है ये, मतलब माधुरी पुरी बूच है, ये क्या है, ये वर्तमान में सेबी की अध्यक्ष है। अटल पेंशन योजना, इसके संबंध में कौन सा कथन सत्य है, ये एक न्यूनतम गारंटी पेंशन योजना है जो मुख्य रूप से असंगठित क्षेत्र के मजदूरों को लक्ष्य बनाती है। बिल्कुल सत्य है। ये परिवार का केवल एक ही व्यक्ति इस योजना में शामिल हो सकता है, ये सत्य नहीं है, बाकी भी हो सकते हैं। जो सब्सक्राइबर है उसकी मृत्यु के बाद जीवन साथी को आजीवन पेंशन की समान राशि आवंटित गारंटी रहती है, ये भी सत्य है। देखो क्या होता है अटल पेंशन योजना, इसके बारे में आपको मैं बताता हूँ। कोई भी व्यक्ति एक पेंशन प्लान को चूज कर सकता है, 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, ठीक है। आपको जो भी पेंशन प्लान चाहिए, यानी आप जब 60 साल के हो जाओगे, चाहे आप मजदूर हो, चाहे किसान हो, चाहे घर पे बैठे हो, आप चाहोगे उतना पैसा हर महीने 60 साल के होने के बाद आपके खाते में आना शुरू हो जाएगा, ठीक है। इसके लिए कुछ करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो आपकी उम्र अभी वर्तमान में 18 से 40 साल के मध्य होनी चाहिए। तो आप 18 से 40 साल की उम्र अगर आपकी है तो आप इनमें से कोई सा भी पेंशन प्लान चूज कर सकते हो, 1000, 2000, 3000, 4000, 5000 का, ठीक है। अब क्या होगा, अब मान लीजिए आपने 1000 का प्लान चूज किया तो आपको हर महीने कुछ कंट्रीब्यूशन सरकार को देना पड़ेगा। कब तक, जब तक आप 60 साल के नहीं हो जाओगे तब तक, यानी पहले 60 साल तक आप थोड़ा थोड़ा पैसा दो सरकार को
वो फिर बाद में 60 साल के आप हो जाओगे तो आपकी पेंशन शुरू हो जाएगी। ठीक है, अब आप 1000 रुपये वाला पेंशन प्लान लेते हो तो आपको कम पैसा देना पड़ेगा। अगर आप 2000 का देते हो तो 1000 वाले के मुकाबले ज़्यादा कंट्रीब्यूशन देना पड़ेगा। 3000 के लेते हो तो ज़्यादा देना पड़ेगा। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए आप 39 साल के हो तो आप कब तक दोगे कंट्रीब्यूशन? 39 से 60 तक, यानी 21 साल कंट्रीब्यूशन दोगे। लेकिन अगर आप मान लो 18 साल के हो तब आप कितना साल कंट्रीब्यूशन दोगे? तो 42 साल कंट्रीब्यूशन दोगे। तो अगर आप ज़्यादा ईयर के हो गए तो आपको ज़्यादा कंट्रीब्यूशन देना पड़ेगा वही पेंशन लेने के लिए, क्योंकि आपका कंट्रीब्यूशन कम समय के लिए रहेगा। लेकिन आप छोटी उम्र के हो, आप शुरू में इनरोल कर लेते हो तो आपको नॉमिनल सा पैसा देना पड़ेगा। तो अभी आप स्टूडेंट्स हो, तो आपके परिवार में कोई सदस्य है, आप तो तैयारी कर रहे हो, कल को आप तो सरकारी नौकरी लग जाओगे तो पैसे ही पेंशन मिलेगी। लेकिन जो कोई सदस्य है जो कम उम्र के, तो आप उनको बोलो कि आप जल्दी से जल्दी अटल पेंशन योजना में एनरोल करो ताकि आपका कंट्रीब्यूशन कम हो और आप ज़्यादा पेंशन योजना, जैसे आप 5000 वाला प्लान भी ले सकते हो। इसमें क्या होता है, जब तक आप जीवित हो तब तक आपको पेंशन मिलेगी। जैसे आप 65 साल तक उम्र तक जिए आप, तो 60 से 65 तक तो आपको मिल गई। अब आपके बाद आपका जीवन साथी, आप महिला हो तो पुरुष को और पुरुष हो तो महिला को, उनको जब तक वो जीवित रहेंगे तब तक उनको मिलेगी। अब कह दोगे कि मैंने 60 साल तक तो एक एक पैसा सींचा और मैं तो मर गया, 62 साल की उम्र में 2 साल में मैंने पैसे मैंने लिए और मेरी बीवी 2 साल के बाद मर गई। अब हमने तो कुल मिला के मान लो 5000 वाला कंट्रीब्यूशन लिया था। 4 साल में, 1 साल में कितने लिए? 60,000 रुपये मिले। 4 साल में कितने मिले? 2,40,000 रुपये मिले। और मैंने तो 18 साल की उम्र से पेंशन करा के रखी थी और मैं काम तमाम हो गया। तो सरकार ने कहा नहीं रुको, अगर आप 5000 रुपये, आप इस प्रकार से आपके बच्चों को 8.5 लाख रुपए तक का कैश उसमें प्राप्त हो जाता है। तो ये कुछ जो ग्लिम्पेस थे हमारी जो अटल पेंशन योजना है, केंद्र सरकार ने, मोदी सरकार ने लेके आई है। ये असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के लिए योजना है, तो इसके बारे में आपको अवेयर होना है। एग्जाम प्रश्न को सही करना ही है, साथ ही साथ आपके जो भी परिवार के सदस्य जन है उनका एपीवाई में एनरोलमेंट भी आपको करवाना है। करने के लिए क्या करना पड़ेगा? आपको बैंक जाना पड़ेगा, वहाँ पे अपने जहाँ पे भी आपका बैंक खाता है वहाँ पे एक फॉर्म देना पड़ेगा, उस पर साइन करके दे दो, एपीवाई शुरू हो जाएगी। उसमें नॉमिनी का नाम जरूर बताना है। राजस्थान से निर्यात होने वाली 5 प्रमुख वस्तुएं, सबसे ज़्यादा निर्यात कौन कौन सी वस्तुएं होती? तो देखो, सबसे ज़्यादा तो 1 नंबर पे इंजीनियरिंग वस्तुएं, 2 नंबर पे आता है कपड़ा, 3 पे आता है हस्तशिल्प, 4 पे आभूषण, 5 पे धातु। ठीक है, क्या क्या हो गया? इंजीनियरिंग टॉप पे रहेगी। टॉप पे कौन है? इंजीनियरिंग वस्तुएं। उसके बाद में कपड़ा, कपड़े के बाद हस्तशिल्प, उसके बाद रत्नाभूषण, फिर धातु का सामान। अब देखो, राजस्थान सरकार ने 2022 में एक योजना शुरू की। योजना का नाम था राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना। अब प्रश्न क्या बन सकता है, कब शुरू करी? तो 7 अक्टूबर 2022 को इसे लागू किया गया। क्या फायदा है इसका? उद्देश्य क्या है? फायदा नहीं, इसका उद्देश्य है कि निर्माण विनिर्माण सेवा क्षेत्रों का 15% वार्षिक वृद्धि। जो भी, जैसे मान लो इस बार हमने 100 रुपये का निर्यात किया, अगले साल 115 का करेंगे, उसके अगले साल इसका 15% बढ़ा के करेंगे। संतुलित और समावेशी क्षेत्रीय विकास, ऐसा नहीं कि एक ही चीज का निर्यात हम लगातार बढ़ा रहे हैं, हर क्षेत्र को हम तवज्जो देंगे। 2027 तक निर्यात के माध्यम से 10 लाख नए रोजगार विकसित करना, क्योंकि देखो एम्प्लॉयमेंट की समस्या है, सरकार चाहती है, तो सरकार निर्यात के माध्यम से रोजगार डेवलप करना चाहती है। इसके अलावा सरकार हरित हाइड्रोजन, वैकल्पिक ऊर्जा, जैसे अपने सौर ऊर्जा वगैरह हो गए, इन क्षेत्रों में प्रोत्साहन देना और पर्यावरण के संरक्षण को प्रोत्साहित करना, ये राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना 2022 के उद्देश्य है। मोटा मोटी 15% की वार्षिक वृद्धि दर और 2027 तक 10 लाख रोजगार को डेवलप करना। शुरू कब की गई? तो 7 अक्टूबर 2022 को इसे शुरू किया गया। तो आज की वीडियो को यहीं तक रखते हैं। पेपर 3 हमारा आज कंप्लीट हो जाता है। अगले वीडियो में हम पेपर 4 को शुरू करेंगे और उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी ये सीरीज पसंद आ रही है। तो अभी जाइए प्ले स्टोर पे और मुलान एकेडमी एप्लीकेशन को इंस्टॉल कीजिए। उसके बाद आर्य सफलता सीरीज में एनरोल कीजिए। मात्र 100 रुपये इसकी प्राइस है। कितनी है? ओनली 100। क्या मिलेगा आपको? 10 हाई क्वालिटी टेस्ट मिल जाएंगे और 1500 सबसे महत्वपूर्ण करंट अफेयर जो 1 लाइनर है पिछले 15 महीने के, वो आपको यहाँ पे उपलब्ध हो जाएंगे, जो एग्जाम में आपके करंट अफेयर के सेगमेंट को स्ट्रॉन्ग करने में मदद करेंगे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।